मैं प्रोफेसर भवेश कुमार चौहान, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। आज आपको यूनिट 1 में जो हम एरर पे बहुत ही सीमित चर्चा कर पाए थे, तो एरर से संबंधित कुछ और सवाल हम आज देखेंगे और साथ के साथ हम जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में भी विशेष तौर से एनर्जी मीटर पे अपनी चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर 8 है जो कि यूनिट 1 का आखिरी लेक्चर है। तो अब हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। इसका जैसा मैंने कहा कि थोड़ी इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड देन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए व्हीटस्टोन ब्रिज रिक्वायर्स ए चेंज ऑफ 10 ohm in the unknown arm of bridge to produce a change in deflection of 5 mm. So this is 5 mm given for galvanometer. Okay, तो basically जो दिया हुआ है कि a change of 10 ohm in the unknown arm of bridge is required to produce a change in deflection of 5 mm of galvanometer. So what we have to find out? We have to determine the sensitivity, okay, and also determine the deflection factor. तो इसमें सबसे पहले हम ये समझें कि सेंसिटिविटी होता क्या है। तो सेंसिटिविटी को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे पहले भी बताया गया था कि इट्स ए चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। यानी कि अगर सेम चेंज इन इनपुट के लिए ज़्यादा चेंज इन आउटपुट आएगा तो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा संवेदनशील है, वो जो यंत्र है वो ज़्यादा संवेदनशील है। तो जैसा कि यहाँ पर हमको पहले पार्ट में सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है, तो सेंसिटिविटी में हमको 5 mm दिया हुआ है, ठीक है, और किसके करस्पॉन्डिंग 10 mm, यानी कि 10 ohm के अगर हम चेंज करते हैं अननोन आर्म्स में जो ब्रिज का रेजिस्टेंस है तो हमको 5 mm का डिफ्लेक्शन मिलता है। तो आउटपुट क्या हुआ 5 mm और इनपुट क्या है, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस एज 10 ohm. So this is 10 ohm and this is 5 mm in terms of deflection. So automatically if you put it here as 5 mm divided by 10 ohm, so we get the sensitivity as 0.5 mm per ohm. Okay, so that is what sensitivity is. Now we have to also determine, अगर इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से सवाल को, तो इसमें डिफ्लेक्शन फैक्टर के बारे में भी कहा गया है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर या स्केल फैक्टर, यूजुअली डिफ्लेक्शन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज द इनवर्स ऑफ द सेंसिटिविटी। तो इसमें आप देख सकते हैं इनवर्स सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर। इन दिस केस वी विल से द चेंज इन इनपुट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, सो यू कैन से डेल इनपुट, इट जस्ट द रिवर्स ऑफ what we discussed previously upon change in output. तो क्वांटिटी वही है जैसा कहा गया, तो 10 ohm ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में एंड 5 ohm डिनोमिनेटर में, दैट विल बी इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, सो इट विल बी 2 ohm per mm. ओके, सो if the question comes on sensitivity or deflection factor, this is how we will tackle the question. Now question number 2, a voltmeter has internal resistance of 20 kilo ohm. तो 20 किलो ओम का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी इंस्ट्रूमेंट का, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ सर्किट। और इससे जो इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर का, हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, ओके, ऑफ ए पर्टिकुलर सर्किट हैविंग एन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज 1 किलो ओम। आप कह सकते हैं कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 किलो ओम। सो दैट इज Z0. Z0 इज गिवन एज 1 किलो ओम, ओके, एंड द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। यहां देखने वाली बात है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसी सर्किट जिसके लिए जिस सर्किट में आप मेजरमेंट करने वाले हैं, दैट इज गिवन एज 6 वोल्ट। सो यू कैन से E0, open circuit voltage is, let's say, E0, that is given as 6 volt. Okay, at its 10 volt scale, टोटल स्केल जो है वो 10 वोल्ट है, दैट इज फुल स्केल पे आप कह सकते हैं, मिड स्केल से थोड़ा ज़्यादा उसका रीडिंग आएगा। एंड फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट, हमको मालूम क्या करना है, एरर। तो इसका जो कंसेप्ट है इस सवाल में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वोल्टमीटर जब इस्तेमाल करते हैं तो ये माना जाता है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सर्किट के रेफरेंस में रिलेटिवली
कम होना चाहिए। अगर वो कंपेरेबल हो जाएगा तो एरर बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये कंपेरेबल है। 20 किलो ओम जो है वो सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसमें वो मेजरमेंट करने वाला है वोल्टेज, ओके। और 1 किलो ओम जो है वो इंटरनल इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है। तो ऑटोमेटिकली द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी EL इक्वल टू E0 अपॉन 1 प्लस Z0 upon ZL. So what is E0? E0 is 6 volt as I said. So EL will be what? EL will be equal to 6 volt divided by 1 plus what is Z0? Z0 is given as 1 kilo ohm, that is 1 kilo ohm, okay. And so both unit will be in and then 1 by 20. So even if you write 10 to the power 3, then 10 to the power 3 downside also will cancel out. So it will be 6 upon 1 plus 0.05 which will be something like 5.71. So that will be 5.71. So what will be the error? Error will be 5.71. Read कितना कर रहा है? 6. Measured value is 6. So then the difference between the two, 5.71 minus 6 divided by 6, that measured value, and you get it as 4.8. Now this is with reference to the measured value. And if you are क्योंकि आप ये समझिए कि जो actual value है that is 6, but how it will be measuring? It is measuring as 5.71. Why it is measuring 5.71? Because the internal resistance of the circuit is comparable with the सर्किट रेजिस्टेंस वेयर इट इज मेजरिंग द वोल्टेज। तो जो इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंपेरेबल हो रहा है किसके? जो सर्किट के रेजिस्टेंस के जिसको मेजर करने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति में क्या होता है? एरर बढ़ जाता है। तो दैट इज व्हाई एक्चुअल वैल्यू इज 6 बट 5.7 इज ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन एज 6 एंड वी आर फाइंडिंग इट एज 5.7. So if you take the difference divided by 6 you get 4.8. So it could be plus minus 4.8%. So that is how you evaluate the difference between the two readings divided by the reading that you got open circuit voltage. Actually the actual value is 6 volt and however we are reading 5.7. So that is why it has been compared with reference to its true value, okay. So the answer will be 4.8 plus minus 4.8. Now there is another point which we must really remember very well. हमको एक बात और बहुत ध्यान से देखनी होगी कि जब हम एरर का मेजरमेंट करते हैं तो एरर का मेजरमेंट अगर सपोज कीजिए वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, x1, x2 एंड x3, ओके, x1, x2, x3. तो अगर x1 में एरर लेट से प्लस माइनस 2% है, x2 में एरर प्लस माइनस 2% है एंड x3 में भी एरर प्लस माइनस 2% है. सो द टोटल एरर दैट विल बी देयर इन x, कैपिटल X, इट विल बी 2 plus 2 plus 2, that will be equal to 6%. Even if this capital X is proportional to x1 and x2 but inversely proportional to x3, and let's say the error is still plus minus 2% here, maximum error, limiting error, और x2 में भी limiting error जो guarantee error जो है वो 2 है and here it is also 2, then even in this case all these error will add on. So that will be 2 plus 2 plus 2 again 6%. And if capital X is proportional to x1 but inversely proportional to x2 and x3, so again these 3 errors will add up to each other, and 2 plus 2 plus 2, that will be again 6%, meaning thereby whether it is a proportional relationship or inverse proportional relationship, in this case of product or quotient, the factor in terms of the maximum possible error, it still remains the same, okay. So we can say that regardless of the quotient or product, the maximum possible error in this quantity which is dependent upon these 3 quantities, it will remain the same, okay. So this is what is more important, meaning thereby agar hum let's say F into D, what will be F into D? Force into distance, that will be let's say work, okay. तो वर्क का अगर हम देखें और इसमें let's say 2% का एरर आ रहा है फोर्स में और डिस्टेंस में भी 2% का एरर आ रहा है, तो what will be the error in work? The possible error, maximum possible error, that will be 2 plus 2
that will be 4%. Okay, and work per unit time, let's say अगर इसमें हम time को भी ले लें तो that will be related with the power, और इसको भी हमने 2 ले लिया, let's say इसमें भी time में भी 2% का error possible है. So then though it is in denominator, means f into d, let's say divided by t, let's say time, here also it is given as 2%. Okay, then the total error that will be possible in that work per unit time, it will be 2 plus 2 plus 2, that is 6%, meaning thereby whether the factor come in denominator or numerator, or whether it is a part of product or it is a part of quotient, all the errors they will be added up while finding the total error of this quantity which is dependent upon these factors. But जो ध्यान देने वाली एक दूसरी बात है, there is a caution, that caution is power of factor, that if formula is having power, it is not merely just quotient of a single power, because यहाँ देखिए x3 की पावर क्या होगी, it will be 1, x2 और x3 की पावर क्या होगी, it will be only 1. Okay, but let's say instead of 1 the power is 2 or power is 3, then there is a check. So, meaning thereby that if let's say x, अगर इसका एक साधारण सा उदाहरण ले लें कि let's say x is x1 to the power n, then if you take the log of this, the simplest the reason for this is, and you differentiate this. So if you take log, it will be log ex, and this will be n log e x1, this is small x1, this is small x. Okay, so n will come here, and if you differentiate this expression, if we differentiate this expression, what will we get? We will get del x upon x and del x1 upon x1, meaning thereby if there is a power expression, then in that power expression the error will be multiplied. When we are talking about guarantee error or maximum possible error, then the expression of this power term n will have also to be included, it has also to be included. So the simple example of this could be what we discussed briefly in previous discussions also. For example, अगर इस सवाल को देखें ध्यान से, the resistance of a circuit is found by measuring current flowing and the power fed into the circuit. Find the limiting error in the measurement of resistance when the limiting error in the measurement of power and the current are given respectively 3% and 1%. So हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है रेजिस्टेंस में क्या मालूम करना है, लिमिटिंग एरर. वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग एरर इन रेजिस्टेंस. ओके, while the limiting error in power and current, limiting error in power and current are given. So how we will tackle this? Now see this expression, R will be equal to P upon I square, because you know P is equal to I square R. Since you know that P is equal to I square R, so we can simply write R as equal to P upon I square. Okay, so and now as using that power expression which we said, just power of factor. So here you see this n factor which is coming here, n factor, it is to be multiplied with the limiting error in which expression the power is coming, power factor is coming. Now so you see here that if you differentiate this again by taking, let's say you take the log expression the way we did it last time, तो अगर इसको देखेंगे तो इसका एक्सप्रेशन आएगा del r by r. This will be the limiting error for r, which we have to find out. And if you differentiate after taking log this right hand side, you will get del p upon p, because it is only single power, its power is 1, okay, raised to the power 1, whereas this I2 is raised to the power 2, though it is negative, but mind it, in limiting error the expression will always come positive, because we add up all the errors, because it is a plus minus range. So it will be plus 2, because we are getting minus 2 here as a power, we are getting it minus 2 here as a, so we will get del p upon p plus 2, okay, del I upon I. So whatever limiting error we are getting for I, we have to multiply it with 2, and then the whole is to be added,
and that will be plus minus maximum possible error. So what are the values that are given? For power it is given 3%, so it will be 3, okay, and because it is percentage value, otherwise we will write 0.03, okay. So we are writing directly in terms of percentage, so it is 3 and twice of what? Twice of current. So that is because it is expression is minus I raised to the power 2. If I write it, you can also write that this will be R will be equal to P I raised to the power minus 2, okay. But since the expression has to be taken as positive only, so that is why we will write 3 plus 2 into 1, 3 plus 2 into 1, so that will be 3 plus 2. So final expression, final answer will be, what will be final answer? It will be 3 plus 2 equal to 5%. So answer for this is 5%. So the thing that need to be remember is that we have to multiply the factor n, which is power of the expression, okay, where you are getting, for example in this it is I raised to the power 2, so the 2 has to be multiplied, and if it is only 1 then you need not to apply. So that power expression, power of factor has to be taken care of. Now another numerical is certain resistance has a voltage drop of 20 volt. तो एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसका वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट, ओके, एंड करंट ऑफ 10 एम्पियर, एंड करंट इज गिवन एज 10 एम्पियर. So a certain resistance is given which has a voltage drop of 20 volt and a current of 10 ampere. Now the uncertainties, because at times in competitive examination uncertainties are also asked as an objective questions. So the uncertainty in the measurement are given as 0.2 volt and 0.1 amperes. For voltage it is given as 0.2 volt and for current it is given as 0.1 ampere, okay, respectively. Now calculate, we have to calculate the power dissipated in the resistor and the uncertainty in the power. So obviously power you can easily find out, because resistance mein what will be the power? Power will be simply I square, this is V, so that is VI is the power, V into I, so that will be 20 into 10, so that will be 200 watt. It is fairly easy. Now the point of interest is basically the determination of uncertainty in power. So how it has to be evaluated? So calculate the power dissipated in resistors and uncertainty in power. So that will be equal to, uncertainty in power will be equal to del P upon del V square, WV square, del P upon I, del I and WI square. Now this may seems relatively bit difficult for you. इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए आपको ये जो पावर का एक्सप्रेशन है उसको डेरिवेट करना होगा वोल्टेज के रेफरेंस में. कैसा? पार्शियल डेरिवेटिव, और उसका स्क्वायर टर्म लेना होगा. देन अनसर्टेनिटी जो भी वोल्टेज में आ रही है उसका स्क्वायर लेना होगा, ओके. तो अनसर्टेनिटी ऑफ दैट वोल्टेज टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई, okay, uncertainty of voltage term square multiplied by that partial derivative of P with respect to V. तो आप देख रहे हैं दोनों जगह वोल्टेज टर्म आ रहा है. यहां हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया वोल्टेज के अगेंस्ट, उसका स्क्वायर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज स्क्वायर. सिमिलरली इसी पावर के एक्सप्रेशन को हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे करंट के रेस्पेक्ट में, और फिर उसका स्क्वायर टर्म लेंगे और उसमें फिर जो करंट में अनसर्टेनिटी आ रही है उसका स्क्वायर लेंगे. तो यहां अगर आप देखें कि अगर हम पावर के टर्म्स को याद रखिए, P है, P क्या होता है? V इंटू आई. तो अगर डेल P को आप डेल V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? I आएगा. तो हमको सिंपली इस जगह I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. और अगर हम इसी P को V के रेस्पेक्ट में, I के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो हमको क्या आएगा? क्योंकि V इंटू आई है, पावर इज V इंटू आई. तो व्हेन वी पार्शियली डेरिवेट द पावर एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू करंट वी विल गेट V. तो यहां V आएगा. तो इसीलिए क्या होगा? dP बाई dV को क्या है, हम यहां पे आप क्या रखेंगे? यहां I का टर्म रखेंगे. I कितना दिया हुआ है? 10. तो आपने देखा कि यहां 10 एम्पियर इज गिवन,
हियर दिस इज गिवन एज 10 एम्पियर, तो हमने 10 का स्क्वायर ले लिया। अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 0.2, तो ये 0.2 का स्क्वायर ले लिया। ओके, तो ये दोनों का स्क्वायर आ रहा है। देन 20, व्हाट इज दिस, आप देखिए डेल पी अपॉन डेल आई क्या आ रहा है, डेल पी अपॉन डेल आई आ रहा है वी कितना है, वी इज गिवन एज 20 वोल्ट, तो हमने 20 का स्क्वायर लिया। और जो करंट में अनसर्टेनिटी है वो कितनी दी हुई है 0.1 एम्पियर, तो यहाँ 0.1 का स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट अंडर रूट, because if whole expression has to come in under root, so that will be 10 square means 100, okay, and multiplied by 0.04, okay, 0.04 plus, then this will be 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, बिकॉज 0.1 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी अंडर रूट 4 प्लस 4, so that will be 8, so it will be under root 4 plus 4, so that will be under root 8. So what is that, that is 2 root 2. So what is 2 root 2, it is 1.4142 multiplied by 2, so that will be 2.83. So answer will be somewhat, answer will be 2.83, that percentage, because this is what, so 2.83 will be the uncertainty, 2.83 will be the uncertainty in terms of what. Okay, so that is the answer. Okay, so पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा उसका स्क्वायर, अगर वोल्टेज के रेफरेंस में है तो वोल्टेज का ही टर्म यहाँ लेंगे, उसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, और करंट का है तो करंट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे और दोनों के सम को ले लेंगे। दैट इज हाउ इट इज डन। नाउ अनदर न्यूमेरिकल रिगार्डिंग डेड जोन। डेड जोन इज बेसिकली a range of the instrument in which if it is falling, the change of value is falling in that zone, there will not be any detectable change in output. तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, द डेड जोन इन ए सर्टेन पायरोमीटर इज गिवन एज 0.5%. हाउ मच इज इट इज गिवन? इट इज गिवन एज 0.5% ऑफ स्पान. तो ये स्पान का 0.5% दिया हुआ है. द कैलिब्रेशन इज 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस. तो जो कैलिब्रेशन रेंज है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ओके, तो इससे अगर स्पान निकाल सकते हैं. स्पान क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज एक्चुअली द स्पान. सो 1000 माइनस 500, सो दैट विल बी 500, क्योंकि अगर 1000 माइनस 500 करेंगे तो कितना आएगा? 500 आ जाएगा. तो जो स्पान है बेसिकली दैट इज 500 ओके सेल्सियस. नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज दैट माइट अगर बिफोर इट इज डिटेक्टेड. तो कितना ऐसा टेम्परेचर है जो कि डिटेक्ट नहीं होगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि 0.5% ऑफ स्पान कितना है. स्पान कितना है? 500. और 500 का हम क्या करेंगे? 500 का हम ये बताया हुआ है, ये स्पान निकल के आया हमारा 500 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना दिया हुआ है? 0.5%. तो इसको 0.5 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ, दिस इज गिवन इन परसेंटेज. सो दैट विल बी हाउ मच? इट विल बी 2.5, क्योंकि ये 00 से कर सकते हैं, तो इट विल बी 2.5. ओके, 2.5 डिग्री सेल्सियस. तो ये कह सकते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज दैट माइट अगर बिफोर इट इज डिटेक्टेड, मीनिंग देयर बाय, क्योंकि ये डेड जोन हो गया. 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? डेड जोन. यानी कि 2.5 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ये डिटेक्ट होगा. अदरवाइज इस मिनी रेंज के लिए 2.5 से कम अगर टेम्परेचर चेंज होगा, जो प्रेजेंट टेम्परेचर है और जो अभी इमीडिएटली कुछ देर में अगर टेम्परेचर आया और वो उसका और करंट वैल्यू का डिफरेंस अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो देन दैट विल नॉट बी इंडिकेटेड इन द pointer. So there will not be any significant deflection. There will not be deflection at all. So only if there is a change in value more than 2.5 degree Celsius, it will be detected on the scale. तभी कोई डिटेक्शन आएगा. डेड जोन का मतलब होता है कि उस रेंज के लिए वो कोई रेस्पॉन्स डिटेक्ट नहीं करेगा. द वैल्यू, द चेंज इन वैल्यू शुड बी मोर देन दैट वैल्यू, दैट पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ रिगार्डिंग इंटीग्रेटिंग टाइप, तो इंटीग्रेटिंग जो टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में एग्जाम्पल अगर हम अपना डे टू डे लाइफ में देखें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखें, तो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड टाइप में एनर्जी मीटर है. और एनर्जी मीटर में भी अगर हम
अपने घरों में देखें तो जो हमारे एनर्जी मीटर इस्तेमाल होते हैं दैट इज़ बेसिकली इंडक्शन टाइप, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। तो इंडक्शन टाइप में आप ये देख रहे हैं कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर की भी बात करें या फिर एनर्जी मीटर की भी बात करें तो उसमें दे आर टू कॉइल्स और टू कॉइल्स से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वन कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच इज नोन लेट्स से शंट कॉइल, और ये शंट कॉइल से जो आप एनर्जाइज कर रहे हैं मैग्नेट को वो दैट इज शंट मैग्नेट, और एक कॉइल को आप लोड के सीरीज में लगाते हैं, सो दैट यू कॉल इट इज सीरीज मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ओके, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, लोड करंट के, जितना भी लोड लगा हुआ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड वो लिंक करता है आपकी एल्युमिनियम डिस्क से। तो ऑटोमेटिकली दो कॉइल्स के इंटरेक्शन से एक मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे एक्ट करेगा डिस्क पे, वो फर्दर एक टॉर्क एक्ट करेगा जिससे कि इस डिस्क का रोटेशन होगा। यानी कि अगर हम इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये होल्ड करेगा, इसका एक कंट्रोलिंग टॉर्क भी होगा अगर वाटमीटर की बात करें। लेकिन अगर इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में देयर विल नॉट बी एनी कंट्रोलिंग टॉर्क, देयर विल बी ओनली ब्रेकिंग, दैट इज टू फॉर कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है जो एनर्जी मीटर में, यहाँ डिफरेंस बेसिकली इस बात का है, ये समझना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि आप दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक करते हैं आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से जिसको कि आप शंट मैग्नेट भी कहते हैं। और इस शंट मैग्नेट को इसलिए शंट मैग्नेट कहते हैं क्योंकि इस पे प्रेशर कॉइल लगती है, और प्रेशर कॉइल क्या है, वो पैरेलल है किसके, जो भी सप्लाई है, जो सप्लाई आप दे रहे हैं उसके पैरेलल में है, इसीलिए इसको प्रेशर, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, जो भी सप्लाई का वोल्टेज है, क्योंकि ये किसके पैरेलल में लगी हुई है। आप देख रहे हैं इसका एक टर्मिनल क्या है, एक टर्मिनल इधर आ रहा है और दूसरे टर्मिनल को अगर आप ध्यान से देखें सो दिस इज कमिंग टू द दिस पार्ट। तो आप ये देख रहे हैं एक दूसरी लाइन से जा रहा है। तो करंट दैट विल फ्लो इन दिस प्रेशर कॉइल इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। तो क्या है कि शंट मैग्नेट से आप एक फ्लक्स क्रिएट करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, और ऐसे ही सीरीज मैग्नेट से भी एक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सो मीनिंग देयर बाय दे आर टू वेरिंग फ्लक्स विच आर प्रोड्यूस्ड। और क्योंकि ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई है, आप यहां देख रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मीटर भी होता है एनर्जी मीटर, क्योंकि ये एसी है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ध्यान देने वाली बात है कि ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगे, दे विल बी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस एल्युमिनियम डिस्क को कांटेक्ट करेंगे, दे विल कट दिस मैग्नेटिक फील्ड विल कट हियर, cut means not manual cut, they will link with this disk, and this disk is a conducting disk। ये disk कैसी है, conducting disk। so I repeat, there are two magnets, these are electromagnets। electromagnets क्या होती हैं, they laminations की फॉर्म में होती हैं और उनको हम सप्लाई के थ्रू चार्ज करते हैं। as long as there is a supply they behave as a magnet, and as soon as you reduce the supply in them they do not act as a magnet। Okay, so that is why you call them an electromagnet, because they are temporary magnets. As long as they are energized they behave as a magnet, as soon as you reduce the supply they do not behave as a magnet। However, depending upon the supply or the current flowing through these magnets, the magnetic field increases। तो ये फ्लक्स की वैल्यू पहले तो टाइम वेरिंग होगी और ये डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट किस में होगी, ये जो शंट मैग्नेट में जो प्रेशर कॉइल है उसमें वोल्टेज के प्रोपोर्शनल ये फ्लक्स होगा, यानी कि ये phi sh विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, phi sh विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके, एंड दिस phi se दिस इज ऑल्सो वेरिंग, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द I, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। ये आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही टर्मिनल इसके, दिस इज गोइंग लाइक दिस कनेक्टेड एंड दिस इज कनेक्टिंग टू द सेम लीड। आप ये देख रहे हैं कि सेम ही वायर में वो कनेक्ट कर रहा है, तो इट इज नॉट कनेक्टिंग टू द अनदर वायर। तो phi se और phi sh क्या है, यहां से लिंक करते हैं किसको, एल्युमिनियम डिस्क को लिंक करते हैं।
ओके, एल्यूमिनियम लिंक में डिस्क को लिंक, और ये क्या है, एल्यूमिनियम डिस्क इज ए कंडक्टिंग डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क इज ए कंडक्टिंग डिस्क। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स दे विल इंड्यूस द ईएमएफ, तो फाई एस एच से भी आपका ESH इंड्यूस होगा, क्योंकि वेरिंग फ्लक्स से आपको मालूम है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, तो फाई एस एच से क्या होगा, ESH प्रोड्यूस होगा, और फाई एस ई से क्या होगा, फाई एस ई से ESE प्रोड्यूस होगा। किस में, इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन किस में होगा, एल्यूमिनियम डिस्क में। ये जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है, ये क्योंकि दोनों ही इससे लिंक कर रहे हैं, अब इसकी वजह से फर्दर क्रॉस इंटरेक्शन भी होगा फाई एस एच और इस, तो उससे एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, यानी कि फाई एस एच की वजह से जब इंटरेक्शन, ये देख रहे हैं ESH बना, ESH फर्दर लिंक करेगा ESE से, तो जब ESH लिंक करेगा फाई SE से, तो ये एडी करंट, क्रॉस इंटरेक्शन से एडी करंट भी इंड्यूस होंगी। एडी करंट जो होंगी जब ये फ्लक्स से इंटरेक्ट करेंगी, जब फ्लक्स से एडी करंट इंटरेक्ट करेंगी तो एक टॉर्क क्रिएट होगा, ऑपरेटिंग टॉर्क। सो ऑपरेटिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस and that will be able to rotate this disk, and since there is no controlling torque, it will keep rotating and it will be proportional to the power which is drawn by the load, So that is how it really works on the principle. So integrating types means it will give the total number of revolution which will be proportional to the total amount of energy which is consumed by the energy meter. So this is regarding the review of numericals and the regarding the review of the integrating type instruments. We will continue our discussion in the next lecture. Thank you very much.